हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो एनटीपीसी का माहौल बन चुका है भाई। शॉर्ट नोटिस आने के बाद स्टूडेंट्स एक्टिव हो चुके हैं। काफी सारे प्रश्न आप सभी के वीडियोस में आ रहे हैं, कमेंट्स में आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें। मैं आपको आज कई सारे जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन पे हम बात करेंगे। तो जो अभी शॉर्ट नोटिस आया है इस पर हमने वीडियो बनाया था। आज जिन चीजों को मैं क्लियर करने के लिए आया हूं, पहला यह है कि सर शॉर्ट नोटिस तो आ गया लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आएगा। दूसरा, तैयारी को लेकर आपके सबसे ज्यादा सवाल है कि तैयारी करने में कितना समय लगेगा अगर एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करें। परीक्षा कब होगी, कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। और एक हर बार की तरह मैं अपनी तरफ से एक टेक्निक आपको देके जाता हूं जो बहुत काम की है, जिसका नाम है एलआरपी। उस पर भी हम बात करेंगे। तो इतने सवालों को आज के इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं। आपको एक बार पहले जल्दी से बता देता हूं कि जो शॉर्ट नोटिस आया है उसमें आपके लिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये दो हिस्से में बटा होता है। एनटीपीसी जो आपका एग्जाम है इसमें दो लेवल्स होते हैं, मतलब दो सेक्शंस होते हैं। एक ग्रेजुएट लेवल होता है और एक अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल होता है। पहले ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आएगा यानी नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये 14 सितंबर से ही चालू हो रहा है और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये हो जाएगा। इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? तो इसमें टोटल 8113 वैकेंसीज हैं। और इसको लेकर वैसे आपने अब तक वीडियो देख लिया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें लेवल 5 और लेवल 6 दो चीजें इसके अंदर कवर होनी है, ठीक है। और इसके लिए जो एज है वो क्या रहेगी? तो इसके लिए एज है 18 से 36, 18 to 36, 18 से 36 इसकी एज ग्रुप है। इसके बाद लगभग एक हफ्ते बाद आपको अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन, अच्छा नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी बात करते हैं। 21 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 20 लास्ट डेट रहेगी। इसमें वैकेंसीज कम है, 3445 है। 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है और इसमें एज की जो लिमिट है वो 18 से 33 है, 18 to 33 है, ठीक है। बाकी फिर इसके अलावा अभी फिलहाल और कोई जानने लायक चीजें आपकी खास नहीं है। और अब आपके सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। तो देखिए, जनरली अभी तक जो ट्रेंड देखने में आया है वो ये कि जब इस प्रकार के शॉर्ट नोटिस आते हैं तो जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं, बहुत हद तक संभावना है, दो ही संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो उसके पहले वो जारी कर दें या जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं। तो अभी तक की स्थिति को देखकर यह लग रहा है कि हो सकता है कि 14 सितंबर को ही इसका नोटिफिकेशन आए या 13 तारीख को आ जाए और 14 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। जनरली 13 एक दिन पहले तो आ ही जाएगा या फिर 14 को आएगा, तो या उसके पहले आ जाएगा। इससे अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो आपके मन में अगर ये डाउट है कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा तो वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन आना 100% पॉसिबल है, आएगा ही आएगा। और 14 तारीख से तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो ही रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के, और 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो इसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन की बहुत ज्यादा चिंता करनी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आज भी आ गया तो फॉर्म तो आप उन्हीं तारीख से भर पाओगे। ये इस मामले में आप निश्चिंत रहे कि नोटिफिकेशन अब कंफर्म है, इसमें कोई डाउट आपका आना नहीं चाहिए, है ना। फिर एक और सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं कि परीक्षा कब हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बोला कि भाई आप समझो कि अक्टूबर तक तो इसके फॉर्म भरने की ही प्रोसेस चल रही है ना। अक्टूबर तक अगर इसका फॉर्म ही भरने का चलेगा तो अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और बहुत हद तक संभावना है कि फरवरी। तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि आपको कम से कम 3 या 4 महीने तो मिलेंगे ही इसके लिए। तो परीक्षा की संभावना फरवरी या मार्च 2025 में जाएगी। 3 से 4 महीने का समय आपको इसके अंदर मिलना है, विच इज मोर देन इनफ। मतलब जिस लेवल का एग्जाम है उसके लिए 3-4 महीने पर्याप्त है। अगर कोई एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहता है तो फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम आराम से जाएगा। और अच्छे से अगर आप अभी भी जीरो लेवल से तैयारी करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो हमने दो चीजों पे बात कर ली है, नोटिफिकेशन का क्या होना है, परीक्षा कब होगी। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूं। लेवल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मैंने पहले भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है एनटीपीसी को लेकर, और उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि लेवल 2 लेवल 3 क्या होते हैं,
CBT 1 CBT 2 क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को मैं लगवा दूंगा, आप उसको देख लेना, क्योंकि वो सारी बातें मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। जो काम की बातें वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, पहला तो आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट भी होता है, इस बीच में एक स्किल टेस्ट भी होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वो रहता है। आप ये समझ लीजिए, जो सबसे पहले आपका CBT 1 है, इसमें आपको टोटल 90 मिनट मिलना है। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस यानी GS, हर चीज, GS मतलब सब कुछ आ जाएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये आ जाएगा, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इन सब के मिलाकर आपके 40 सवाल रहेंगे। मैथ्स के आपके 30 सवाल रहेंगे और रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहेंगे। तो मेरा यह मानना है, ये देखो, रीजनिंग में तो मुझे लगता है कि आप 100% मार्क्स ले ही आओगे। मैथ्स में आप बहुत अच्छी मेहनत कर लो तो 90% मार्क्स इसमें आ ही जाएंगे, बस इसका मामला आपको समझना पड़ेगा। और इसमें भी औसतन 60-70% मार्क्स तो बच्चे ले ही आते हैं। और अगर आपने इतना भी एक अपना टारगेट रख लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता है, जिस पोस्ट को आप प्रिफर करोगे वो आपको मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट का आपके पास समय रहना है, और 3 सेक्शंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग पूरे रेलवे में क्या चलती है, 1/3। जब आप CBT 1 दे देंगे, CBT 1 कॉमन होता है सभी के लिए, CBT 2 लेवल वाइज होगा। अगर आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सभी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको CBT 2 5 बार देना पड़ेगा। आप अगर एक ही लेवल के लिए देना चाहते हो तो एक बार, 5 लेवल के लिए देना चाहते हो, 4 लेवल, 3 लेवल, जितने लेवल के लिए आप देना चाहते हो आपको CBT 2 उतनी बार देना पड़ेगा, यह ध्यान रहे। ठीक है, तो अब CBT 2 को समझ लेते हैं कि आपका जो CBT 2 है उसमें क्या रहेगा। इसमें आपके पास फिर से 90 मिनट का ही समय रहना है, लेकिन इसमें मेन चैलेंज क्या होता है कि सवालों की संख्या 20 बढ़ जाती है, 120 सवाल हो जाते हैं। तो मैथ्स के 35 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 35 सवाल रहेंगे, और आपके GS के 50 सवाल रहेंगे। देखो यहां पे क्या था, 30, 30, 40, यहां पे हो गया 35, 35 और 50, यानी सभी का रोल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है यहां पर। और इसमें भी सेम परसेंटेज काम करेगा। रीजनिंग में आप 100% मार्क्स ला सकते हो, रीजनिंग में आज तक किसी को दिक्कत आई नहीं है। मैथ्स बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, मैथ्स नॉर्मल आएगा, आप आराम से 90, 80, 90% तो कोई भी ला सकता है अगर आज से सीरियसली वो पढ़ना चालू कर दे तो। और GS हर बार की तरह वही है, डिपेंड करता है आपका GS का स्तर क्या है, 60-70% एवरेज स्टूडेंट लेकर आ ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग पहले सारी बातें सुन लें, मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब तो मिल ही जाएगा, और आगे चल के मैं आपके सवाल और ले लूंगा। तो भाई ये क्लियर है, CBT 1 और CBT 2 दोनों बातें आ गई। अब यहां पर एक चीज आप समझें, जो तीसरा फेज होगा इसके बाद, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, तो यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जूनियर क्लर्क कम, ये मैंने पिछले साल का नोटिफिकेशन निकाला है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर है, या फिर ट्रेन क्लर्क्स हैं, तो इनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन जो ये एग्जाम है इसके लिए नहीं रहेगा। किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसके लिए केवल CBT 1 CBT 2 होना है, उसके बाद कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट उनका नहीं होना है। और इसका भी बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम CBT 1 CBT 2 हो जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। CBT मतलब टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसका भी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक है, स्टेशन मास्टर है तो इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका फेज रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड ज्वाइनिंग, ये प्रोसेस है। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। इसको लेकर मैं अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूं, और हमने बहुत मेहनत करके पिछले साल के जो एग्जाम्स की सारी शिफ्ट थी उनको डिटेल में पूरा निचोड़ निकालकर हमने आपको यह दिया था कि किस विषय से कौन कौन से टॉपिक्स आए और एवरेज कितने सवाल उस विषय से आए। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से औसतन पिछले वर्ष 1 से 2 सवाल आए थे, है ना। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से 2 से 3 सवाल आए थे। बायोलॉजी है तो उससे 4 से 5 सवाल आए थे। एनवायरमेंट है तो उससे 1 से 2 सवाल आए थे। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके तो 10 से 12 सवाल आए थे। इसका भी अलग से वीडियो है जिसपे मैंने इन सब पर बात करी थी,
हर सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स के सारे टॉपिक्स, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स, इन सब पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इस वीडियो की भी लिंक मैं लगवा दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पहले ही एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। ओके भाई, तो ये तो बेसिक बात हुई, एग्जाम से रिलेटेड आप बातें समझ गए कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा तैयारी पर बात करेंगे कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। और अभी विनर्स में भी आपको न्यू बैच मिलेगा, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। तो मैंने आपको पहली चीज ये क्लियर कर दी कि नोटिफिकेशन कब आएगा और परीक्षा की संभावना क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि तैयारी में कितना समय लगेगा। तो देखिए, दो प्रकार के ही लोग हो सकते हैं। पहले वो जो एकदम जीरो लेवल से तैयारी शुरू करेंगे, दूसरे वो जो अब प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप एकदम अभी जीरो लेवल से हैं और अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप 3 से 4 महीने का टारगेट मानकर चलिए कि 3 से 4 महीने अगर आप लग जाएं तो आराम से तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी डन है, आप एकदम रेडी हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 2 महीने आपके पास पर्याप्त हैं। ठीक है, हालांकि अभी आरपीएफ का एग्जाम है, आप में से कई लोग सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे होंगे, सब्जेक्ट सारे कॉमन है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। तो पहला आपका सवाल यह कि अगर एकदम जीरो लेवल पर है, 3 से 4 महीने आप दे दीजिए, आपका आराम से। और केवल ऐसा भी कुछ नहीं है कि सीबीटी 1 अलग होगा, सीबीटी 2 अलग होगा। आप पहले दिन से ही सीबीटी 2 लेवल की पढ़ाई करिए। लेवल में कोई ऐसा नहीं है कि सीबीटी 2 बहुत हाई हो जाएगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बहुत डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार में ही आप दोनों लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हम इस पूरी यात्रा में आपके साथ हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हम पहले सीबीटी 1 का पढ़ाएंगे फिर सीबीटी 2 का, तो ये सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, और यहां पे कुछ नहीं है। क्योंकि कोई सीबीटी 1 सीबीटी 2 जैसी मोहमाया है नहीं। एक बार में ही भाई, परसेंटेज पढ़ना है एक बार में अच्छे से पढ़ लो, मैथ्स पढ़ना है एक बार में अच्छे से पढ़ लो, आराम से किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला आपका सवाल उठता है, कितने घंटे हमें रोज पढ़ना चाहिए। देखिए, ये वही सवाल हो गया, कितने घंटे रोज पढ़ें। तो पहला इसका जवाब है कि जितना ज्यादा पढ़ें उतना अच्छा। लेकिन सर, जितना ज्यादा तो ठीक है, कम से कम कितना पढ़ें। अल्टीमेटली सवाल इसमें यह होना चाहिए, कम से कम कितने घंटे रोज पढ़ें, है ना। तो मैं यह समझता हूं कि अगर आप जीरो लेवल पर हैं, तो आपको नहीं कुछ तो 5 से 6 घंटे तो कम से कम निकालने पड़ेंगे। कम से कम बता रहा हूं मैं, 5 से 6 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। अगर इससे ज्यादा समय निकाल सकते हैं तो 7 से 8 घंटे इज गुड इनफ। 7 से 8 घंटे पर्याप्त है, मतलब इससे ज्यादा रेलवे के लिए नहीं पढ़ना है। और अगर पढ़ लोगे तो फिर तुम रैंक ले आओगे। इतना समय कम से कम है, यह औसतन है, और अधिक से अधिक की तो कोई लिमिट नहीं है। 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना पर्याप्त है और इतना कम से कम है, और इससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो 5 से 6 घंटे का समय अगर आप निकाल लेते हैं मिनिमम, तो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक हो सकती है। एंड बेस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा 7 से 8 घंटे, ये पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको उसमें रिवीजन भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो क्लासेस में ही अगर दिन भर निकल गया, बाकी रिवीजन प्रैक्टिस पे आप समय नहीं दे पाए, तो भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर अगली, अब हम डिटेल में थोड़ी सी बातें करते हैं कि तैयारी कैसे करें। और मैंने यहां पर एक चीज और लिखी है, एलआरपी, और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखो, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये एक बहुत स्मार्ट पार्ट हो जाता है। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप अगर 1 साल भी पढ़ें तो भी कम है। अब यहां पर एसएससी की अगर बात करें, स्टूडेंट गलती कहां करते हैं और क्या चीज है जो कई लोग बहुत जल्दी सिलेक्शन दिला देती है, कई लोग लेट हो जाते हैं, वो ये, हम उन चीजों में अपना समय खराब करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी, रेलवे, आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन परीक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एसएससी का अपना एक अलग पैटर्न है पूछने का, रेलवे का अपना एक अलग पैटर्न है। कई ऐसे टाइप्स हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, जो एसएससी की आदत है कि वो इसी ट्रैक पर चलेगा, वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा, रेलवे उस तरफ नहीं जाएगा। कई ऐसे टाइप्स और पैटर्न है कि रेलवे में ही उस प्रकार के सवाल आते हैं, एसएससी में नहीं आते। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो एसएससी में आ रहा है वैसा का वैसा ही रेलवे में आ जाएगा, और वही गलती होती है।
किसी भी एक चैप्टर में आपको पता है कि परसेंटेज की बात करूं, रेशो की बात करूं, CISI की बात करूं, 40-50 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता है कि SSC के कोई अलग टाइप फेवरेट होंगे, रेलवे के कोई अलग टाइप फेवरेट होंगे। तो हमें पहली चीज पढ़ना सब है, आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, आपको विषय सारे पढ़ना है, लेकिन आपको यह ऑब्जर्व करना सीखना है कि रेलवे का टेस्ट क्या है, रेलवे का स्वाद क्या है, रेलवे किस पैटर्न के सवाल पूछता है, वो परख आपको होनी चाहिए। नहीं तो आप उन चीजों में टाइम वेस्ट कर देंगे जो रेलवे का टेस्ट है ही नहीं, रेलवे उस प्रकार के प्रश्न पूछता नहीं है और आप उसी में लगे पड़े हैं। तो यहां पे आपको थोड़े से गाइडेंस की, थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हम हैं ही, आपको समय समय पर बताते ही रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और अगर आप फिर एप्लीकेशन में, कोर्स में, तो वहां तो आपको सब मिलेगा ही। तो इसको कैसे सीखा जाए? तो पहला है कि आप एक्सपर्ट्स जो इस चीज के जानकार हैं उनकी मदद लें। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तो आप थोड़े से PYQs को पलटाओ, पुराने जो आए हुए पेपर्स हैं वो सबसे अच्छा तरीका है एनालिसिस करने का। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, पुराने पेपर्स को आप देखेंगे तो आप बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है ना। पढ़ना सब है। परसेंटेज चैप्टर मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज चैप्टर को अगर दिल से पढ़ाया जाए तो कम से कम मान के चलिए कि 20 से 25 दिनों का वो चैप्टर है। लेकिन रेलवे के लिए 20 से 25 दिन नहीं पढ़ना है ना। रेलवे का काम जो है वो 10 क्लासेस में ही हो सकता है, तो हम 25 दिन क्यों खराब करेंगे। लेकिन अगर मुझे CGL मेंस लेवल का पढ़ाना है तो मुझे 20 से 25 दिन लेना पड़ेगा। तो अगर अब आप रेलवे के लिए एक चैप्टर को 20 से 25 दिन दे रहे हो तो आप उस चैप्टर में आपने 15 दिन वेस्ट करे। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। हमें उन टाइप्स को पढ़ना है, उस चीज पे फोकस करना है जो रेलवे की चॉइस है, रेलवे जिस प्रकार का पूछता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन एक्सपर्ट्स समझ जाते हैं और PYQ से आप बेटर अंदाजा लगा पाते हैं। तो पुराने पेपर्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ये डिसाइड करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात क्लियर कर रहा हूं, पढ़ना सारे विषय हैं। आपको मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई इस विषय को तुम छोड़ ही दो, इसको तो पढ़ना ही मत, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो होता है सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीक्वेंस। लोग क्या करते हैं, उन्हें जिसमें मजा आता है वो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल होते हैं उनके मैं आपको चंद लक्षण बता देता हूं। जो लोग फेल पहले से ही तैयारी करते हैं फेल होने की, असफल लोग वो पढ़ते हैं जिसमें मजा आता है, सफल लोग पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं पहले वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो स्कोरिंग होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। असफल बच्चे वो पढ़ते हैं जिसको पढ़ने में मजा आता है, सफल होने वाले बच्चे वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर बता रहा हूं, CBT 1 में हमने अभी डिस्कस किया, मैं आपको फिर से उस तरफ लेकर जाता हूं। देखो, केवल हम CBT 1 की बात कर लेते हैं। अब इसको आप जरा कैलकुलेट करो, जनरल अवेयरनेस को। तो जनरल अवेयरनेस को कैलकुलेट करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, है ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, इतने विषय से 40 सवाल आएंगे। और अकेला मैथ्स ये एक इकलौता विषय है, एक सब्जेक्ट से 30 सवाल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो बच्चे जीएस करके चिल्लाते हैं उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता है पूरी तैयारी में कि भैया जनरल अवेयरनेस मतलब 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट से 40 सवाल आएंगे, तो औसतन एक विषय से 4 प्रश्न बनने की संभावना है। समझदार लोग अपना पहले एनर्जी और समय इनमें देंगे। यार 2 सब्जेक्ट पढ़ के तुम्हारे 60 नंबर तैयार हो रहे हैं और 10 सब्जेक्ट पढ़ के तुम्हारे 40 नंबर तैयार हो रहे हैं। समझदारी किसमें है? 10 सब्जेक्ट से 40 नंबर लाना है कि 2 सब्जेक्ट से 60 नंबर लाना है? मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, पढ़ना सब है, पढ़ना पूरे विषय है। और रेलवे में कभी भी 2 या 3 विषय मत बोला करो कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस ही तो पढ़ना है। नहीं, 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। मैथ्स, रीजनिंग और 10 सब्जेक्ट, टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 12 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं
उसमें से 2 सब्जेक्ट से 60 सवाल आएंगे और 10 सब्जेक्ट से 40 सवाल आएंगे। इसी को मैं कहता हूं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया, कि सफल होने वाला बच्चा पहले स्कोरिंग चैप्टर्स और सब्जेक्ट उठाता है, असफल होने वाला बच्चा ढूंढता है मुझे मजा किसमें आ रहा है, तो वो पहले उठाएगा सर मुझे ना बायो पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में और रीजनिंग पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैं तो इनको टाइम दूंगा। तो भाई तुमने बायो पढ़ लिया, तुमने जीएस में कोई सब्जेक्ट उठा लिया, तुमने 3 महीने तक इनको पढ़ा, तो पता है तुमने 8 या 10 नंबर की ही तैयारी करी। मैथ्स और रीजनिंग पहले पढ़ना है, पढ़ना सब है, पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उसके बाद वो उठाना है जिनसे मार्क्स आपके कम आते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दूसरा, असफल होने वाले बच्चों की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि वो कोई भी काम रेगुलर नहीं कर पाते, थोड़े दिन पढ़ेंगे और भाग जाएंगे। सफल होने वाला बच्चा डे 1 से क्लियर रहता है कि मुझे रेगुलर स्टडी करना है, पढ़ाई के घंटे कम ज्यादा हो चलेगा। ये बच्चे कभी भी छुट्टी नहीं मारते, मतलब बहुत रेयर केस में इनकी आदत होती है कि ठीक है रोज हम 8 घंटे पढ़ते थे, आज 4 घंटे पढ़ पाए, आज 3 घंटे पढ़ पाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने पढ़ा। ये जो गधे हैं ये क्या करते हैं, कभी 8 घंटे पढ़ेंगे, पहली बात तो 8 घंटे भी इनसे पढ़ते नहीं बनेगा, किसी दिन 6 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन 2 दिन गायब हो गए, किसी की शादी, किसी का कुछ, किसी का त्योहार, फिर 3-4 दिन बाद जागे, फिर एकदम से वोल्टेज बढ़ा। ये बच्चे पहले से ही तैयार हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इसीलिए फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन किनका होगा। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, यही आपका सिलेक्शन तय करती है और यही आपको डुबाती है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इस सब के अलावा, इसको थोड़ा सा हटा के जल्दी से एक लास्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम बताता हूं जो सबके लिए काम का है, और इस नियम का नाम है एलआरपी, जो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के सबको बताता हूं कि भैया पहले लर्न करो, उसके बाद रिवीजन करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जिसने इन तीनों चीजों का तालमेल जमाया उसको सक्सेस होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप फेल होंगे तो आप इन 3 चीज में से किसी एक चीज को छोड़ेंगे। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। लर्न का मतलब क्या होता है कि आपने या तो ऑनलाइन कोर्स लिया, ऑफलाइन कोर्स लिया, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया पहली फुर्सत में सिलेबस कंप्लीट करो, ज्यादा मोहमाया में मत पढ़ो। शुरुआत में कोई रणनीति इनके चक्कर में नहीं पड़ो। रणनीति, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी भी चालू होती है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। आप बहुत स्मार्ट स्टडी, टाइम टेबल कैसे बनाएं, खूब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। पहला आपका एकमात्र टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना है। सारी रणनीतियां, सारी सब टेक्निक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद काम आएगी, क्योंकि सारा खेल फिर प्रैक्टिस का है। और प्रैक्टिस यानी टेस्ट लगाना। कब अच्छा बनेगा? जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो लर्न मतलब भैया कोर्स कंप्लीट करो, यूट्यूब से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो। रिवीजन एक सतत प्रक्रिया है जो अंत तक चलेगा। पहले जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, रिवीजन 2 प्रकार से आप कर सकते हो। पहला एक होता है डेली रिवीजन और एक होता है वीकली रिवीजन। अगर आपके पास इतना समय है कि रोज जितना पढ़ रहे हो उसको रोज 1-2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज मार सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। समय की कमी है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन, खासकर संडे को रिवीजन मारने की आदत बनाओ। रिवीजन को इग्नोर मत करना। आपके साथ एक तकलीफ आती है कि सर पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन बन कुछ नहीं रहा है और पुराना भूलते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है इस भगवान को आपने इग्नोर कर दिया, आपने रिवीजन को भाव ही नहीं दिया। रोज रिवीजन करने की आदत बनाइए, रोज पढ़िए, रोज रिवीजन करिए। नहीं रोज रिवीजन कर सकते, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन करिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर पुराना नहीं देखोगे तो कितना ही अच्छे से दिमाग में बैठा हो, कितना ही अच्छा पढ़ा हो, किसी भी शिक्षक से पढ़ा हो, भूलना तय है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपने कोई चीज 1 महीने पहले पढ़ी, उसको उठा के देख लेना, शायद ही आपको हर चीज लगभग याद होगी। रिवीजन से आप भूलते नहीं हैं और लंबे समय तक इग्नोर करने से आप भूलते हैं। और तीसरी चीज है भैया प्रैक्टिस, जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब जब आपका सिलेबस लगभग 70 से 80% आपका हो जाए तो प्रैक्टिस में उतर जाओ। जब आपका सिलेबस 70-80% उतर जाए, प्रैक्टिस का मतलब होता है खूब सारे मॉक टेस्ट लगाओ, खूब सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, है ना।
इसके अलावा आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो सब लगाओ, ये सब प्रैक्टिस कहलाती है। और प्रैक्टिस करना व्यर्थ है अगर आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया तो। एनालिसिस मतलब कि आपने टेस्ट लगाया, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उसको क्या अच्छा कर सकते थे, कौन सी चीज है जो बनती थी लेकिन फिर भी हमने गलती करी, इन सब पर स्टडी करने को बोलते हैं एनालिसिस। लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगा दिया, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ देखा तक नहीं, कोई मतलब नहीं टेस्ट लगाने का। टेस्ट लगाने के बाद जो गलत हुआ, सही हुआ उसको छोड़ो यार, वो तो सही हो गया, क्या गलत हुआ उसको समय देना है, उस पे समय आपको लगाना है कि ये गलती क्यों हुई, ये तो मेरा पड़ा हुआ था फिर भी मुझसे क्यों नहीं बना, वो एनालिसिस आपको करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये है भैया आपकी पढ़ाई लिखाई का पूरा सिस्टम, LRP। लर्न करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, तीनों का बैलेंस बनाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सफल और असफल सिर्फ और सिर्फ हमारी आदत और हमारी टेक्निक डिसाइड करती है ना। आपका क्या बैकग्राउंड था, आप कैसे पढ़ने में हैं, ये मैटर ही नहीं करता। आप टैलेंटेड हैं, मंद बुद्धि हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये सब बेकार की बातें। इन चीजों को सोच के अपने आप को सांत्वना मत दो, ये सब बेकार की बातें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज कितनी मेहनत कर रहे हो, आज मेहनत करना चालू कर दो, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। सब चीज बकवास है जो पास्ट तुम्हारा था, प्रेजेंट पे काम करो। और भविष्य में आप अगर सफल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी आदतों से। तो पहले अपनी अच्छी आदतें बनाइए, अच्छी आदतों को डेवलप करिए। टाइम से सोना है ना, नींद अच्छी लेनी है आपको, अच्छी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है कि रात को भी 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं और दिन में भी 1-1 2-2 घंटे की झपकी ले रहे हैं। कई लोग 1-1 2-2 घंटे की झपकी लेते हैं, जबकि झपकी 10-15 मिनट की होती है। तो अच्छी नींद लीजिए, अच्छा टाइम टेबल बनाइए, एक दिन पहले तय कर लीजिए कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीजें करनी है, उन टारगेट्स को अचीव करिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जाम्स निकालना, लेकिन इसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए ना, इसके लिए जो अनुशासन चाहिए, वो हमसे नहीं होता। और वो अनुशासन ही डेवलप आपको करना है कि रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, चाहे कुछ हो जाए। जिस दिन आपके अंदर इस लेवल का जुनून होगा ना कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, इतना काम करना ही है चाहे कुछ हो जाए, उस दिन आप समझ लो कि आप सक्सेस के लिए तैयार हो। और नहीं तो जरा किसी दोस्त का फोन आया कि भाई आज चलना है अपने को, शाम को पार्टी, आज घूमने चलना है, मेरे साथ चाय पीने चलना है, उस प्रोग्राम में चलना है, और आप एकदम एक कॉल पे या एक बार में ही तैयार हो गए, तो आप अभी कच्ची मिट्टी के हैं, अभी आप पके नहीं हैं, है ना। और अभी आप बिल्कुल भी सफलता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिसको सफल होना होता है ना, उसको पता है कि उसका एक एक मिनट कितना कीमती है। और अगर आप बड़े खुश मिजाज हैं, कोई टेंशन ही नहीं, किसी ने कहा भाई आज 4 घंटे हमें चाहिए, आप पहुंच गए, 4 क्या 8 लो तुम, एक दिन क्या 4 दिन लो हमारे, तो आपको खुद अपने समय की कदर नहीं है, सफलता आपके पास नहीं आनी है। जिसको समय की कदर नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए भाई सफल होना है, अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए। पहले खुद के काम, अपनी पढ़ाई, अपनी अच्छी तैयारी, उसके बाद समय बचेगा तो देखेंगे। मैं आपको मना किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूं, पर हमें प्राथमिकता देखो हर जगह है। जो मैंने आपसे कहा, पहले क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, हमें उस दिन में पहले क्या काम करना है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ भी कई बार होता है कि कभी कभी ऐसे हम फंसते हैं कि भाई इस काम में भी करना है, यहां भी जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले क्लास लेंगे, हम पहले हमारा काम हो जाए, हम नहीं 2 घंटे आ पाएंगे, हम आधे घंटे के लिए आएंगे, लेकिन हम अपनी क्लास की छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। हजारों बच्चे हमसे हर दिन पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है। तो अपना काम पहले करिए, अपनी पढ़ाई पहले करिए, अपना उस दिन का टारगेट पूरा करिए। समय बचेगा तो हम आ जाएंगे, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप 2025 में कोई सरकारी नौकरी ले पाएंगे। और जिसको अपने समय की कदर नहीं है, तो फिर उसके लिए तो दुनिया है ना। चलिए भाई, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, काफी सारी चीजें बताई, संबंधित वीडियोस में आपको दे दूंगा। और आपको बस एक जानकारी जल्दी से दे देता हूं कि विनर्स के एप्लीकेशन पर कल से नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसकी फीस मात्र 799 है, एनटीपीसी का लाइव बैच है। और पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंस्टीट्यूट्स में आपको कहीं यह सुविधा नहीं मिलेगी। आपको यहां पर 12 शिक्षकों की टीम मिल रही। मैंने आपसे कहा कि हमारी एक आदत है, हम हर विषय के लिए एक स्पेशलिस्ट देते हैं। तो आपको 12 शिक्षकों की टीम रेलवे एनटीपीसी बैच में मिल रही है, और मात्र 799 फीस है। पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा,
नोट्स, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस। लाइव नहीं देख सकते, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लिया बाद में फिर रिकॉर्डेड देख लो, रिवीजन कर लो, ये सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलेंगी और फीस सबसे कम, सुविधाएं सबसे ज्यादा। तो आप विनर्स एप्लीकेशन पे इससे जुड़ सकते हैं। रेलवे का फाउंडेशन बैच भी है, अभी आगे ग्रुप डी भी आ रहा है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक 17 पेपर्स की लेटेस्ट एक अच्छी किताब है हमारी, ये आप ले सकते हैं। बाकी रेलवे के लिए और भी हमारी बहुत सारी किताबें हैं, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके की संजीवनी, संविधान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, प्रैक्टिस बुक, फॉर्मूला बुक, सामान्य अध्ययन के 4000 प्रश्न, सामान्य अध्ययन की एक पूरी बहुत अच्छी किताब, सामान्य विज्ञान के 5000 प्रश्न, आप कई सारी किताबें भी ले सकते हैं, है ना। तो और इतने शिक्षकों की टीम है विनर्स में जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। अगर आपको कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल कर लेना, और अगर आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार में अच्छे से तैयारी अब शुरू कर लें, ज्यादा ना भटकें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो मेरी सलाह है कि आपको एक अच्छे कोर्स, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़कर, क्योंकि आप कितना भी कर ले, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप कोर्स से जुड़े, बिल्कुल नहीं। आप में से अगर कोई मुझसे कई साल से जुड़ा है तो उसको पता है कि मैं हमेशा वो एडवाइस देता हूं जो आपके लिए अच्छी है, बजाय मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान है, मुझे उससे कभी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप YouTube के चक्कर में कम रहें तो अच्छा है। कई लोगों की आदत होती है, कई लोग खुद को चैलेंज करते हैं कि हम तो फ्री में पढ़ेंगे, YouTube से पढ़ेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि नहीं सर मैं तो इतने का भी कोर्स नहीं ले सकता हूं, तो YouTube आपके लिए बहुत अच्छा है। पर आप अगर यह है कि ठीक है सर ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं इतना कैपेबल हूं, अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं आपको बहुत बड़े भाई की एक सलाह दे रहा हूं कि कभी भी YouTube पे परेशान मत होना। पूरा सिलेबस कोई भी नहीं करा सकता, और ना YouTube पे आपको सारी चीजें, YouTube पे आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं मिलता है, एक जगह कुछ मिलेगा नहीं। सारे एप्लीकेशन में क्या फायदा है कि भाई पूरे 12 सब्जेक्ट, उनके अंदर मैथ्स में क्लिक करा पूरे 30-40 चैप्टर्स आ गए, उनके अंदर गए तो परसेंटेज तो 10-15 क्लासेस आ गई, उसके नोट्स आ गए, प्रैक्टिस शीट आ गई। ये जो सिस्टमेटिक है ये आपको कोर्स में ही मिलेगा, यूट्यूब पे आपको ये चीजें मिल नहीं पाएंगी। तो इसीलिए सीरियस है, आपको जहां अच्छा लगे, मैं विनर्स का नहीं बोल रहा हूं कि आप विनर्स से पढ़ें, आपको जहां लगे, लेकिन YouTube आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। कैपेबल है आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, आप इंदौर भी आ सकते हैं, विनर्स के कैंपस में पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। कुछ भी संभव नहीं है कि सर मैं तो ना ऑफलाइन आ सकता हूं ना कोई कोर्स ले सकता हूं, तो YouTube है, लेकिन YouTube मस्ट बी लास्ट ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन है, वो पहला नहीं होना चाहिए। अगर कैपेबल है तो उस तरफ ना जाए, ये मेरी एक सलाह है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बाकी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, 149 की टेस्ट सीरीज आपको एनटीपीसी की मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट, सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समय समय पे आपको बता ही चुका हूं। सारे अपडेट्स के लिए आप विनर्स के टेलीग्राम से, विनर्स के व्हाट्सएप से आप जुड़े रहे। जैसे ही कल शॉर्ट नोटिस आया था, हमने सबसे पहले टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर शॉर्ट नोटिस डाल दिया था, वीडियो बना दिया था। तो लेटेस्ट जानकारी आपको हमेशा विनर्स इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगी, इन सबसे जुड़िए। ये ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस इंदौर का। बाकी आप मेरे साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विनर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद है मैं बातें बहुत सारी आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले इतनी मानिए, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा कि आपके और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप मुझसे सुनना चाहते थे, जिनके जवाब तैयारी से जुड़े हुए, किसी विषय से जुड़े हुए। फिर मैं 1-2 दिनों में लाइव आ जाऊंगा। और आपको एक बात बता दूं कि कल मैं आयु चैप्टर लेकर लाइव आ रहा हूं, एज, मैथ्स का एज चैप्टर कल मैं पढ़ाऊंगा। तो कल आपकी मेरी मुलाकात सेम 8 बजे होगी। अगर आपको आयु एज चैप्टर पढ़ना है शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, तो कल आप आइए, बिना एक्स मेथड के शानदार तरीके से कल आपको हम आयु वाला चैप्टर सिखाने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां हैं, कमेंट करिए। अगले वीडियो में आपके प्रश्नों को इकट्ठा करके मैं फिर से लाइव आऊंगा और आपको फिर अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।